हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही उसने 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कौन से कॉम्प्लेक्स है? ठीक है, याद है आपको कौन से? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में होता कौन सा आपका सेंट्रल मेटल, आपका आइटम या फिर आयन इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज मैग्नीशियम। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट कौन सा मेंशन्ड है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। एंड लास्टली क्या मेंशन्ड है आपका? विटामिन B12, जिसका कि और क्या नाम होता है? कोबालमिन भी इसको बुलाते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली कौन सा मेटल प्रेजेंट है आपका? एज द नेम सजेस्ट आपका कोबाल्ट इसमें। ठीक है, तो एक चीज ये है। फिर सबसे पहले आपकी क्या आती है चैप्टर में? थ्योरी आपकी अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस तरीके से। तो इसमें आपके मेन क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है? एक रहता है आपका आइडिया ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इस तरीके से। ये चीज ऑल्सो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को कुछ और नाम भी आप दे सकते हो। एज अपोज टू दिस दे आर ऑल्सो नोन एज क्या चीज बताओ? प्राइमरी वैलेंसी रहती है आपकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी रहती है, पर इनको अगर इस तरह से देखें दूसरे शब्द इनके, तो आपके आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल भी है ना। ठीक है, बिकॉज यूजुअली आपका आयनाइजेबल वैलेंसी रिजल्ट कर रहा होता है आपके जो काउंटर आयंस प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्स के बाहर उसमें, तो वो तो बिखर ही जाते हैं, टूट के अलग अलग हो जाते हैं सोल्यूशन फॉर्म में। वेर एज आपका जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है इज मोस्टली, जैसे कि आप बता रहे हो, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जो परमानेंटली ट्रैप्ड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो वाली एंटिटीज। वेर एज प्राइमरी वैलेंसी को और जैसे कि सजेस्ट कर रहे थे, और क्या बुलाते हैं? इट इज ऑल्सो सिंपली द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम या फिर आयन। तो ये चीज हो गई। इस बेसिस पे अगर कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखें जो इसने दे रखे थे, तो आपके अगर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से रहा होगा? सारे क्लोरीन हमारे बाहर है, सो दिस इज CO अपना NH3 6 नीचे वाले में अगर 2 मोल आ रहे हैं आपके AgCl के प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग इट विद AgNO3, तो आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है? CO NH3 5Cl, बाहर अब खाली रिमेनिंग रह गए 2 क्लोरीन। सिमिलरली ये 2 कंपाउंड और गिवन है जिनके फॉर्मूला अगर आप देखो तो सेम है, CO NH3 4 times Cl2 एंड रिमेनिंग जस्ट 1 क्लोरीन बाहर। फिर भी इसमें अगर आप देखो इनके 2 अलग अलग कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें सिस ट्रांस 2 वेरिएंट बन सकते हैं, इसलिए आपके 2 अलग अलग कलर है। तो एक तो ये चीज है। ऑल्सो इस सेक्शन में एक चीज मेंशन करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को कैटेगराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने कटायंस और अनायंस उनमें से आ रहे हैं। ठीक है, नहीं वो आपका सिस्प्लैटिन है, वो आगे जाके आएगा। तो बट दिस थिंग, ठीक है, क्या मेंशन कर रहे थे यहाँ पे हम? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे 1 कटायन और 3 अनायन आ रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका 1,3 टाइप सॉल्ट, 1,3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम देखेंगे अभी जब PYQs भी करेंगे। एक क्वेश्चन में उसने वो सॉल्यूशंस चैप्टर से उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर रखा है।
बिकॉज ऐसे में इसका वैंट ऑफ फैक्टर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, इट इज रिजल्टिंग इन टोटल 4 आयंस, तो वो कॉन्सेप्ट आपका ओवरलैप हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखो इसमें, तो ये क्या है, 1 2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, एंड लास्ट के जो दोनों हैं दे आर 1 1 टाइप। तो एक ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इस सेक्शन से। इससे फर्दर अगर आगे बढ़े तो एक सेक्शन आपका आ रहा है जहाँ पे क्या मेंशन होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। अब डबल सॉल्ट के जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसने भी जो दे रखे हैं, एक आपका कार्नलाइट, क्या फॉर्मूला बन के निकल रहा है, KCl MgCl2 डॉट 6H2। सिमिलरली आपका मोर्स सॉल्ट का फेरस +2, ये आयरन, अमोनियम सल्फेट, अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट ओवर हियर इज 6 ओनली। आपका पोटैश एलम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम ट्रेडिशनली, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, बट नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद एनीथिंग एल्स। किताब में इसका ऐसे रिड्यूस्ड वे में फॉर्मूला इसका गिवन है, पूरे फॉर्मूला को इसने 2 से डिवाइड कर रखा है, तो KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O करके दे रखा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे डबल सॉल्ट्स में देखो फंडा ये है कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर सारे वैलेंसीज आपके, सारे आयनिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सारे आयंस इंडिविजुअली फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो आपको K+Cl- और Mg+2 सारी चीजों के कंफर्मेटरी टेस्ट्स मिलेंगे इस तरह के सोल्यूशन में। सिमिलरली मोर सॉल्ट में अगर आप देखो तो Fe+2 और आपका सल्फेट और आपका अमोनियम, सारे आयंस प्रेजेंट होंगे इसमें। सिमिलरली पोटैश एलम में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एज अपोज टू दिस, जो किताब के पीछे जो एक क्वेश्चन भी दे रखा था इंपॉर्टेंट, कि जिसमें इस तरह से सिचुएशन आपकी एग्जिस्ट करती है, कॉपर सल्फेट को वो मिक्स करता है अमोनिया के साथ 1:4 रेशियो में, तो वहां आपका बन क्या जाता है कोइंसिडेंटली बीच में, कॉम्प्लेक्स, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। एंड फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि ये Copper+2 का टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, तो रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ से आपका Copper+2 आयनाइज होके बाहर इंडिविजुअली आ नहीं सकता है। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली ये है कि कॉपर के वैसे अगर आप देखो, जो हमने सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ा था, तो जो कंफर्मेटरी टेस्ट है यही कॉम्प्लेक्स बना के उसका यही कंफर्मेटरी टेस्ट होता था, याद आ रहा है, जो स्विट्जर सॉल्ट था आपका, क्या कलर था इसका, ठीक है, टेट्रामीन कॉपर, ये इस तरह से सोल्यूशन में। तो यहाँ तक चीजें क्लियर सारी, इस सेक्शन से भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं लिगेंड्स की अगर बात करें, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं कोर्स में। ठीक है, यूनिडेंटेट में देखो आपका जिनकी डेंटिसिटी 1 है, यानी कि जो एक एटम से ही डोनेशन करते हैं, अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल पे, उसमें आपके मेनली जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हैलोजेंस हैं, जैसे कि आप ले सकते हो Cl-, सिमिलरली H2O और NH3, जिनको कि नॉमेनक्लेचर में भी आपने देखा है। नॉमेनक्लेचर में जो लिगेंड्स आपके अनायनिक हैं, नेगेटिव चार्ज जिन पे हैं, उनके नाम के एंड में आप सिंपली O लगा देते हो, मॉडिफाई करके क्लोराइड का आप क्लोराइडो कर देते हो। बट अदरवाइज आपने देखा है जो न्यूट्रल वाले लिगेंड्स हैं, वाटर को क्या बुलाना है वहां पे, एक्वा, और NH3 को, ठीक है, इस तरीके से आपका अमीन विद डबल M सिग्निफाई करते हुए कि ये अमोनिया से आ रहा है। ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आपके, और जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके मोनोडेंटेट ही या फिर यूनिडेंटेट, उनकी डेंटिसिटी 1 ही है, पर बस डिफरेंस क्या है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो कौन सा एक एटम होने वाला है जिससे डोनेशन करके वो सेंट्रल मेटल से जाके जुड़ेंगे। तो ऐसे में जो पॉपुलर एग्जांपल्स आपके पास हैं सिलेबस में, दोज आर NO2- एंड SCN-, रिस्पेक्टिवली आपके कौन कौन, नाइट्रीटो और थायोसाइनेटो। अब बस डिफरेंस ये, जैसे नाइट्रीटो का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो,
ठीक है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कि आपका नाइट्रोजन से डोनेशन जा रहा है या फिर ऑक्सीजन जो आपस में इक्विवेलेंट ही है वाया रेजोनेंस, उसमें से जा रहा है डोनेशन। तो नाइट्रेटो एन वर्सेस नाइट्रेटो ओ बुलाते हैं उनको। नाइट्रेटो एन जब यूजुअली होता है क्वेश्चंस में तो जस्ट NO2 ही लिखा होता है, वर्सेस जब नाइट्रेटो ओ होता है तो फॉर्मूला में यूजुअली कैसे लिख के रिप्रेजेंट हो रखा होता है, ONO करके। सिमिलरली आप थायोसाइनेटो में देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा इसका, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, सल्फर पे 3 लोन पेयर्स और एक फॉर्मल चार्ज भी नेगेटिव। तो क्या दो वेरिएंट बन रहे हैं यहाँ पे, थायोसाइनेटो S वर्सेस थायोसाइनेटो N। क्लियर है, ये चीज थी। फिर इसमें और आगे अगर देखें डाइडेंटेट की अगर एग्जांपल्स देखें जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है, तो ये कौन से हैं आपके, EN एंड OX। तो EN आपका क्या है, इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन। दिस पर्सन, दिस इज ऑल्सो काइलेटिंग लिगेंड। इसका ड्रॉ करके अगर आप देखो इथाइलिन, ये 2 कार्बन आप बनाओगे, इसके अलावा NH2 एंड NH2, ये डायमीन वाला पोर्शन। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल पे इस तरीके से क्या फॉर्म कर सकते हैं, एक ये 5 मेंबर रिंग। ठीक है, एक ये हो गया आपका। OX स्टैंडिंग फॉर ऑक्सलेटो। इसका अगर देखें तो ये अनायनिक है, एज द नेम इज आल्सो सजेस्टिंग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऑक्सैलिक एसिड आपके ये 2 कार्बन आइटम। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो होमोलोगस सीरीज थी उसका ये फर्स्ट मेंबर था। इस तरीके से ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है वाया रेजोनेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे ड्रॉ करो। एंड यहां से अगर डोनेशंस जाते हैं सेंट्रल मेटल को, तो अगेन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, ये दोनों ही आपके क्या है, काइलेटिंग लिगेंड्स भी हैं। ठीक है, तो सो फार सो गुड, इसमें भी डाउट नहीं। लास्टली अगर देखिए पॉलीडेंटेट का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है विच इज EDTA। फुल फॉर्म आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इथाइलिन अगेन आप 2 कार्बन बनाओगे, फिर डायमीन आप दोबारा से 2 नाइट्रोजन बनाओगे, लेकिन फिर 4 बार क्या लगाना है, टेट्रा एसीटेट CH2CO माइनस। क्या कह रहे हो, हाँ इस तरीके से कर सकते हैं, अनायनिक है, बट देन ऑल्सो वो चीज ऐसा है कि फिर वो नॉमेनक्लेचर में उस तरह से एक्सप्रेस होगा। इन आइसोलेशन अगर देखें कंपाउंड के बाहर तो एसिटेट। ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसमें डेंटिसिटी क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, 6 है इसकी डेंटिसिटी। अकेला काफी है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कौन सी है वो 6 डोनर साइट्स, एक ये, एक ये, एक ये लोन पेयर, ये चौथी साइट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो CO माइनस वाला पोर्शन लिखा है, किसी भी एक ऑक्सीजन से ऐसे नेगेटिव चार्ज से डोनेशन देना है, तो इस तरीके से ये 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, काइलेटिंग लिगेंड हम ये कह रहे हैं कि जब काइलेशन हो रहा है आपका, अगर 5 6 या 7 मेंबर रिंग बन जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इस तरीके से जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है सेम चीज। ठीक है, एंड रिंग स्टेबिलिटीज का भी आपका ऑर्डर किस तरीके से था, 6 5 7, इस तरह से अगर कुछ रिंग फॉर्म हुए। अभी देखेंगे इसके बढ़िया एग्जांपल्स आगे जाके, एक दो और देखेंगे, अभी आपका निकल वाला पेंडिंग है। हाँ DMG वाला, हाँ वो अलग से, वो नेक्स्ट पेज पे मैंने स्पेशल कंपाउंड्स में रख रखा है, उसको वहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट बेसिक थ्योरी देख रहे हैं, एंट्री लेवल इसमें, यहाँ तक क्लियर सब कुछ। ठीक है, आइसोमेरिज्म में अगर आप देखो स्ट्रक्चरल में तो कितने सब टाइप्स हैं,
बताओ स्ट्रक्चरल में क्या क्या स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं इसको, लिंकेज, आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे होने क्या वाला है बेसिकली कि यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू जो आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड्स थे, ठीक है। कहने का मतलब वही कि लिंक वो कहाँ से है, ठीक है। नाइट्रिटो एन है या नाइट्रिटो ओ है, कौन से एटम से लिंक्ड है वो लिगेंड आपके मेटल से। एग्जांपल्स आप समझ ही रहे हो, ठीक है, कि मेटल लेट से NH3 लगा दिया 5 बार ऐसे, और फिर एक बार NO2 ले लिया वर्सेस एक बार ही क्या ले लिया, ONO। इस तरीके से। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखो इसमें सब टाइप क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है आपके, दिस इज एप्लीकेबल जब आपका कंपाउंड ऐसा है कि उसमें जो कटायनिक और अनायनिक पोर्शन है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहली बात तो, ठीक है। एंड ऐसे सिनारियो में मान लो एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कोई मेटल है along with some ligands, यहाँ पे कोई मेटल है along with some ligands present। तो अगर वो मेटल्स आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर ले तो आपस में ये जो दोनों कंपाउंड इस तरह के बनते हैं, इस बारी M2 है A लिगेंड के साथ बॉन्डेड और M1 है B लिगेंड के साथ बॉन्डेड, सो ये आपस में एक दूसरे के लग रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे। थर्ड टाइप अगर आप देखो तो क्या है, बताओ क्या रह गया है इसमें, आयनाइजेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिख रहा था, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किस तरीके से, यहाँ पे ये है कि आपका बाहर जो काउंटर आयन प्रेजेंट है वो स्वैप कर लेता है पोजीशन किसी प्री एग्जिस्टिंग लिगेंड के साथ, उसको डिस्प्लेस कर देता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, और या तो इसको छोड़ देते हैं, अभी जब PYQ सॉल्व करेंगे एक पूरा पूरा क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो उसके थ्रू ही समझ लेंगे। बट हाँ मेनली क्या है, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सम लिगेंड्स, बाहर जो आपका काउंटर आयन था तो पोजीशन स्वैप कर लेता है लिगेंड के साथ, ठीक है, इस तरीके से। लास्ट सब टाइप क्या है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको सेम कलर से ही लिख दे रहा हूँ, मर्ज ही हो जाए इसमें ही, बिकॉज एक तरीके से बहुत सिमिलर ही है। सबसेट भी आप इसको कह सकते हो, आयनाइजेशन अगर ब्रॉड आपका सुपर सेट है तो उसके अंदर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आपका एक सबसेट ही बन रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या है एसेंशियली कि बाहर से आके जो पोजिशन स्वैप कर रहा है लिगेंड के साथ वो है कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर लेट से अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बजाय क्या बुला सकते हैं, और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बुला सकते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस अगर अंदर आके पोजीशंस स्वैप कर ले लिगेंड्स के साथ, इस तरीके से। ये सिंपल वाला पोर्शन था आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल। थोड़ा सा जहां ज्यादा एप्लीकेशन लगता है दैट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें अगर एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करें केस बाय केस, सबसे पहले हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिकल में अगर देखें MA2B2 टाइप स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा, किस तरीके से दिख रहा है, सिंपली मेटल आप बीच में बना लो, तो जो दोनों लिगेंड सेम है वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या एक दूसरे से कैसे बैठे हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है। एक ए के रिस्पेक्ट में दूसरा ए आप देखो, आप यहां भी बना सकते हो, आप इसके बजाय इसको यहां बनाते तो एक ही बात रहती, सेम है। दिस इज अनलाइक आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इशू था, वहां पे बीच में 2 कार्बन आइटम थे, तो आपको इंश्योर करना पड़ता था कि जो सेम ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन आइटम पे ही रहे, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप उसको पोजीशन कर सकते हो, सेम साइड है तो सिस है, एडजेसेंट अगर है डायमेट्रिकली ऑपोजिट है तो ट्रांस, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर देखो कौन सा टाइप दे रखा है, MABCD स्क्वायर प्लेनर टाइप। ये याद करो, ये क्लास के वक्त भी हमने डिस्कस करा था काफी अच्छे से इसको। इसमें टोटल कितने बनते हैं आपके, 3 आइसोमर्स हैं याद, एंड किस तरीके से, एक सेकेंड, एक ये फ्रेमवर्क बना लें बेसिक।
एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या थी, वो क्या कहता था, आउट ऑफ दीज 3 आइसोमर्स 2 को उसने सिस बोल दिया था और 1 को ट्रांस। तो उसके पीछे अगर लॉजिक एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि अगर 2 सिस हैं 1 ट्रांस है, तो लेट्स से, ठीक है, कुछ स्पेशल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है लेट्स से ए और बी के बीच में। तो सिस वाले इस तरीके से हैं कि ए के एडजेसेंट ही है बी, तो उससे ऑपोजिट एक बारी आप सी बैठा दो, एक बारी डी, इस तरीके से। और अगर ए और बी ही आपस में अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए तो ये हो जाता है इसका ट्रांस वेरिएंट। आ रहा है समझिए, इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। ड्रॉन नहीं है एनसीईआरटी में, बस उसने एक सिंगल लाइन में लिख रखा है, गिव्स अ टोटल ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 सिस एंड 1 ट्रांस, इस तरीके से। ऑल्सो याद रहे जब तक हम ये बात कर रहे हैं इसमें ऑप्टिकल का कहीं एप्लीकेशन नहीं आएगा, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर ही प्लेनर है, तो आपको जस्ट बीच में से उसको स्लाइस करना है, 2 इक्वल हाफ्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर वाला हिस्सा। ऑक्टाहेड्रल अगर देखना शुरू करें इसमें, ठीक है, सबसे पहले क्या है, MA4B2। अब इसमें भी सिस ट्रांस समझ आ रहा है? किस एस्पेक्ट में है सिस और ट्रांस यहाँ पे, कि जो एक लिगेंड रिपीट हो रहा है सेम है, वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है या फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। 2 ही डिस्टिंक्ट सिचुएशंस है और कोई थर्ड सिचुएशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये चीज हो गई एक। इसके अलावा अगर देखें, अब ये वाला जो लिख रखा है इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर इसको ऐसे AA2 करके लिख रखा है शॉर्ट नोट्स में तो, ठीक है, डाइडेंटेट आपका ये या बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, 2 बार ये अटैच होगा। टोटल आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। पर इसमें अगर देखें सिस ट्रांस किस तरीके से दिख रहे हैं, अगेन बी के रिस्पेक्ट में, कि वो बी कैसे पोजिशनड है, ठीक है। अगर एडजेसेंट है एक दूसरे के तो ये जो डबल ए है ये कैसे जुड़ेंगे, इस तरीके से। डायमेट्रिकली ऑपोजिट है तो इस तरीके से। ऑल्सो अभी हम देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है सिंपली बीचों बीच ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वेराज इस वाले में अगर आप देखो नहीं है, तो इसको नीचे से अभी अब हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा जब हम ऑप्टिकली एक्टिव वालों की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। बट ये हो गया यहाँ पे ज्योमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस ट्रांस। लास्ट अगर केस देखें, इसमें क्या है, 3 एक तरह के हैं, इनको कैसे ड्रॉ करना है, इनको सिस ट्रांस भी नहीं बुलाते। यहाँ पे जो 2 वेरिएंट्स हैं पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब या तो ए के पर्सपेक्टिव से देखो तो कोई भी दूसरा ए उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं है, सब उससे एडजेसेंट है, तो ऐसे में तीनों ए एक साथ हो जाएंगे। लाइकवाइज बी के लिए भी हो जाएगा कि उसमें कोई आपस में एक दूसरे से ट्रांस नहीं रहेगा, तो ये सिचुएशन बन रही है। वर्सेस आप देखो, एक अगर ए से डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी उसका मेंबर प्लेस्ड हो, आखिरी वाले को तीसरे वाले को तो एडजेसेंट आना ही पड़ेगा किसी एक के, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन है। सिमिलरली यहाँ पे बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए और एक इधर भी है, तो डिफरेंस इन दोनों में अगर आप देखोगे इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये एक ट्राइंगुलर फेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सिमिलरली इन तीनों को भी अगर आप जोड़ दो तो एक ऐसे ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये दोनों जो ट्राइंगुलर प्लेन्स हैं ये एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं। वेराज इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये लेट से ऐसे दिख रहा है, थोड़ा वर्टिकली ओरिएंटेड ज्यादा, ये वाला ट्राइंगल। बीज का अगर आप देखो ये ट्राइंगल कंप्लीट करो तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में 90 डिग्री ये राइट एंगल सा हो रखा है इस तरीके से। तो ये आपके 2 वेरिएंट्स हैं, दीज आर आल्सो नोन एज आपका फेशियल एंड मेरिडियोनल। शॉर्ट फॉर्म्स भी इनके दे रखे हैं, फैक और मर, इस तरीके से, ठीक है। सो इसके साथ रैप अप होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप्स जो इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल में भी अगर ब्रॉडली देखें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं किस तरीके से दिख रहे हैं, एक तो जैसे हमने बात करी थी आपका, ठीक है, ये वाला। अच्छा ये पहले देख रहे हैं इसमें क्या है आपका
डाइडेंटेट लिगेंड कोई 3 बारी रिपीट हो रखा है, ठीक है, जैसे 3 EN या 3 ऑक्सलेट आपके, इस तरीके से। तो इसमें आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एक अगर लेट से आप इधर लगा ले रहे हो, एक इधर, एक इधर रख लिया, इसका आप मिरर इमेज भी देख सकते हो। तो मिरर इमेज में ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इसके ऊपर रख दूं, अगर किताब की तरह अगर इस पन्ने को जस्ट बंद कर दूं, तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। सिमिलरली जो ये वाले पॉइंट्स हैं वो भी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट जो एज ऑफ नाउ ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, ऐसा अपीयर कर रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट बाहर आ रहा है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। वेराज यहाँ पर भी अगर आप देखो, अब ये चीज इसके जो मिरर इमेज में एज ऑफ नाउ तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये पॉइंट और ये वाला भी बाहर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन, फिर ये पॉइंट बाहर आने लग जाएगा, तो इसके साथ सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ये जो बाहर आ रहा है, इसको जब फोल्ड करोगे ये पॉइंट अंदर जाने लग जाएगा, ये भी, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस इन एनशोमर्स। क्लियर है ये सिचुएशन? सिमिलरली अगर ये देखें जो हम बात कर रहे थे ऊपर, कि ये जो सिस वेरिएंट था विच वाज लैकिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे सेम लॉजिक से, वही आएगा। ठीक है, इसमें आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये बी इधर ड्रॉ कर दिए, अगेन दिख रहा है इसमें ये वाले पॉइंट्स में इशू नहीं आएगा। इशू किन पॉइंट्स में आएगा, जब आप इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगेन वही सेम लॉजिक। तो क्लियर यहां तक भी? ठीक है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब वीबीटी नेक्स्ट पेज पे भी थोड़े से मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करनी है, तो हाइब्रिडाइजेशंस की वहां बात कर लेंगे। इसमें लिमिटेशंस कोई मेनली गिना सकते हैं, जैसे जो ड्रॉबैक्स गिवन है आपको वीबीटी के, तो वो कौन से हैं मेनली? देखो एक आपका ये है कि सबसे पहले तो, अच्छा इसमें ये कलर नहीं बता पा रहा है कंपाउंड्स का, ठीक है, बिकॉज इस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कलर एक्सप्लेन करने के लिए, डी ट्रांजिशन, एंड उसके लिए पहले स्प्लिटिंग करवाना जरूरी होगा डी सब शेल का, जो कि कहाँ का कोर कॉन्सेप्ट है आपका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो एक यहाँ पे ये फेल होता है, कैन नॉट एक्सप्लेन कलर, या फिर स्प्लिटिंग इसका पार्ट ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखो, ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे सारे जो जस्टिफिकेशन है वो सारे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लैब में जाके एनालाइज करा कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट अदरवाइज ये नहीं कमेंट कर पा रहे हैं कि कब पेयरिंग होनी है, कब पेयरिंग नहीं होनी है। अगेन दैट बिकम्स अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आपका CFT, जहाँ पे आपका डेल्टा नॉट को पेयरिंग एनर्जी से हम कंपेयर करवाएंगे। तो ये चीज़ है, VBT को अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे उसके कंपाउंड्स देख लेंगे। CFT पे अगर डायरेक्टली आए, स्प्लिटिंग अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप रिवाइज करो, स्टार्टिंग में आपके डिजेनरेट हैं, ठीक है, डी सबशेल के अंदर पांचों डिब्बे आपके डिजेनरेट हैं इस तरीके से। फिर CFT में क्या होता है आपका, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस या फिर पॉइंट डाइपोल्स इन द केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स आपके, जो कि अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को। तो रिपल्शन की वजह से एक्साइटेशन होता है, इन पांचों की एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। यहां से एक्चुअली आप वो जो बैरी सेंटर ड्रॉ करते हो वो यहां से आएगा, इस एलिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से।
ठीक है। फिर फर्दर हमने देखा यहाँ स्प्लिटिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बना रहे हैं तो वी आर अंडर द अजम्पशन कि आपके लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। तो ऐसे में जो आपके डी ऑर्बिटल्स के लोब्स लाई कर रहे थे अलोंग एक्सिस वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं। सो दोज आर नेमली आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है। वेराज जो कम रिपल्शन फेस करते हैं वो कौन से हैं? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। ये भी चीज है, लेवल्स के नाम क्या रख रहे हैं हम? T2G एंड EG। ये जो पूरा जो गैप है बीच में इसको क्या बुलाते हैं? ये आपका डेल्टा नॉट है, एंड उसको भी किस रेशियो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रखा है? ये तीन नीचे हैं कितना? -2/5 डेल्टा नॉट, और वो दो ऊपर कितने हैं? +3/5 डेल्टा नॉट, बिकॉज 3 इंटू -2 एंड 2 इंटू +3 आपका नेट सम 0 हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रीअरेंज हो रही है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। एंड CFSC भी क्लियर है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हर उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो नीचे आ रहा है आप उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओगे? -0.4 डेल्टा नॉट से, ये 2/5 से। वेराज हर वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे +0.6 डेल्टा नॉट से। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है। पेयरिंग का भी उसने एक्सप्लेन कर रखा था, इस पे क्वेश्चन भी एक आ रखा है। पेयरिंग कब होती है? दो सिचुएशन पॉसिबल है आपकी, डेल्टा नॉट लेस देन पी, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी। पेयरिंग वाली कंडीशन कौन सी है? ठीक है, सेकेंड वाली आप कह रहे हो, ठीक है, कि जब स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, कि कम दुख दर्द हो रहा है, ठीक है, कम कष्ट उठाना पड़ रहा है अगर सिंपली जाके एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के साथ आप पेयर अप हो जाओ, एज अपोज टू अगर आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़े नेक्स्ट फ्लोर पे। तो ऐसे में पेयरिंग हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में नहीं हो रहा है। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऊपर वाला आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो ये सारी चीजें समझ आ रही है, इस तरीके से है। टेट्राहेड्रल में बस आपको एक चीज क्या डिफरेंट करना है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में ये है कि वो स्टार्ट वही 5 से करेंगे, पहले वो एलिवेट भी होंगे, लेकिन स्प्लिटिंग इस बार उल्टा होगी, ठीक है, ऊपर 3 चले जाएंगे और नीचे 2 आएंगे, क्योंकि इस बार क्या चेंज हो गया है? लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, ठीक है, ऑब्लिकली फ्रॉम इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। ये सिचुएशन है, नाम में बस ये जी हम उड़ा देते हैं, ऊपर T2 हो गया, इस बार नीचे E हो गया, एंड जो पूरा ये जो स्प्लिटिंग है इसको डेल्टा T बुला लेते हैं। नीचे आपका -3/5 डेल्टा T, ऊपर आपका +2/5 डेल्टा T, ऑल्सो डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपका टेट्राहेड्रल में सिंस कम लिगेंड्स होते हैं और ऑब्लिकली अप्रोच करते हैं, रिपल्शन कम करते हैं, तो इस वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी कम क्रिएट होती है। इस वजह से इस तरह की सिचुएशन नहीं जनरेट हो पाती कि आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, तो इसलिए वहां पे आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिलते हैं, पेयरिंग नहीं होगी टेट्राहेड्रल में। ये भी आ जाता है कभी कभार आपके स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन क्वेश्चंस में। तो ये सब कुछ क्लियर है इसमें CFT में। डेल्टा नॉट की वैल्यू वेरी करेगी आपकी, डिपेंड करेगी लिगेंड टू लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज्यादा डेल्टा नॉट क्रिएट करेगा, वीक वाला कम। ये कॉन्सेप्ट भी रहेगा क्वेश्चंस में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी बेसिस पे बन रही है। इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है, रफली अमोनिया तक हम मान के चलते हैं कि वीक लिगेंड्स है, ठीक है। एक तो ये डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में आप ध्यान रखना, एक आपका EN है और इसके अलावा ये दोनों 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, एंड उसमें भी कार्बोनाइल हमने देखा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, उसको आगे जाके हो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल जो अलग से डील करते ही है। वीक में अगर आप देखोगे सारे हैलोजन वीक है, I-, Cl-, Br- और आपका F-, इस तरीके से।
वाटर विल बी कंसिडर्ड अ वीक लिगेंड, ऑक्सलेट भी ध्यान रहे इज अ वीक लिगेंड, ठीक है, बस उसकी लेकिन स्पेशलिटी क्या थी, इट इज एट द सेम टाइम इट इज अ काइलेटिंग लिगेंड, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो दैट डज इट फॉर दैट आपका। बाकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स अगर देखें, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं हिस्टोरिकली, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट सेक्शन है, निग्लेक्ट हो जाता है थोड़ा, तो ये सारे बनाने आने चाहिए कॉम्प्लेक्सेस, इनके बाद में थोड़ा सा और लिख लेना, ये लो, ये तो वैसे है एनसीईआरटी में भी, ठीक है, सुन लिया था इसमें, समझ लिया था अभी के लिए, ठीक है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल अगर आप देखो, NiCO4 इस तरीके से, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका, FeCO5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, इस तरीके से 3 इक्वेटोरियल प्लेन में, 2 एक्सियल पोजीशंस में, CrCO6 में सिंपली आपका ऑक्टाहेड्रल आप बना लो, ये चीज भी हो गई। अब लास्ट वाले दो आपको दिख रहे हैं, Mn2CO10, इसमें आपका एक मेटल का ही आपस में बॉन्ड रहेगा, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। बाकी जो 5 5 पोजीशंस है उन पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लास्टली अगर आप देखोगे कोबाल्ट 2 वाला जो है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कम हो गए हैं, बिकॉज दे आर आल्सो फंक्शनिंग एज ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स, जिस पे क्वेश्चन आया था एक बारी। तो इसमें अगर आप देखो, ये कोबाल्ट्स बनाओ, ये इनका एक्सेस ये सेम कर लो, बाकी जो रिमेनिंग 4 बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, पर यहाँ पे अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कि ये दो थोड़ा स्पेशल पोजीशन में है, शेयर हो रहे हैं ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स, ठीक है, इस तरीके से। लास्टली EN वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, उसका भी अगर आप यहाँ एनालिसिस कर लो शॉर्टली, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे निकल का आपका ये, ठीक है, sp3 में इसका क्या हो जाएगा, 28 प्लस इसमें 4 कार्बोनाइल की वजह से सारे लिगेंड 2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, +8, तो ये कितना हो गया, 36 हो जाएगा, क्रिप्टॉन बन जाएगा ये। ऐसे ही आप आयरन में देखो, एटॉमिक नंबर उसका 26 था, 26 इलेक्ट्रॉन उस पे थे, और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड से 10 और आ गए, ये भी हो जाएगा आपका 36। तो इस तरह से ये समझ आ रहा है क्रोमियम में क्या कैलकुलेशन हो रही है, 24 + 12 36। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस बॉन्ड पेयर के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये समझना है कि एक मैंगनीज के पास पहले से था, और एक वो इमेजिन कर रहा है दूसरे मैंगनीज से उसमें जुड़ रहा है, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, एक इलेक्ट्रॉन जो ये दूसरे मैंगनीज से आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखो, 1 2 3 4 5, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से 10 करो, अगेन क्या हो गया, परफेक्टली 36 हो गया। इस वाले में अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। एक तो इस तरीके से कि कोबाल्ट को लगना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है दूसरे कोबाल्ट से, तो 27 + 1, एक ये चीज। अब नेट आपको कंजर्व रखने हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते इसको, आप थोड़ा सा अपने वो 3C2E वाले बॉन्ड, वो बनाना बॉन्ड की तरह इमेजिन कर लो। कहने का मतलब, इस कोबाल्ट के दोनों तरफ में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन मत गिनना, ठीक है वो इलेक्ट्रॉन 2 ही, तो उनको 4 बार गिन लोगे तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इसलिए बस यहाँ पे क्या करना, ऐसे इमेजिन कर लो कि एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है कि इस कोबाल्ट को ये 4 कार्बोनाइल मिले हैं, और इस कोबाल्ट को ये वाले 4 ये कार्बोनाइल मिले हैं, तो इसमें क्या ऐड करोगे, 8 अगेन। लेकिन आप देख रहे हो नंबर क्या बन रहा है, 36, ठीक है, नियरेस्ट ये अपने से नेक्स्ट नोबल गैस बन जा रहे हैं, सबका एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन को रिजेंबल करने लग जाएगा। एंड इस तरीके से कार्बोनाइल्स हमने देखा है इतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज भी नहीं चाहिए उनको आके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए। उसके पीछे भी हमने रीजन देखा था, क्या था, सिनर्जिक बैक बॉन्डिंग। तो ऐसे में ये जो डोनेशन जा रहा है, एंड वापस जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेटल के पास, जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे अपने डी सब शेल में, वो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये कुल मिला के एक ही बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड है, 2 तरफ से ओवरलैप हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इस तरीके से। तो याद रखने वाली बस चीजें यहाँ पे क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है,
कि जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स वापस भेजे हैं मेटल ने वो एंटर कहाँ कर गए, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई स्टार में। तो इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड इनटू इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज है। यहां तक क्लियर सब कुछ? नेक्स्ट स्लाइड पे चले, देखते हैं, इसको दोबारा देख लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब कुछ? नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो चीजें आपको जस्ट थोड़ा ध्यान रखनी है। अब पहला, जैसे आप ये लिस्ट देखो, ये वो है जो स्टार्टिंग में एक जो सॉल्ट एग्जांपल गिवन है उसमें जो थोड़े कॉम्प्लेक्सेस मेंशन्ड हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है। अच्छा, एक तो देखो ये वाला क्यों मेंशन कर रखा है, बिकॉज अनलाइक आपका, अगर आप निकल के साथ 4 अमोनिया लेते हो तो वहां पे उसको वीक फील्ड लिगेंड आपको, ठीक है, बिहेव करवाना है। एक तो ये भी लिख लें आपके इनके ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशंस कैसे कैसे हैं, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेप्शंस आपके, क्योंकि निकल कैसा दिख रहा होता है 3D8 4s2, लेकिन ये बाकी लोग कैसे लग रहे हैं, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे खींच रखे हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन पीछे खींच रखा है। वो अलग बात है कि +2 में जाने के बाद ये सब लोग यूनिफॉर्मली कैसे दिखाई देते हैं, D8। ठीक है, तो +2 में जाने के बाद सब लोग आपके, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से एक पिछले शेल का जो डी सब शेल है उसमें इनके कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बट उन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ निकल के साथ, ठीक है, पेयरिंग नहीं करवानी है वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ। बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है, तो आपकी स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है। एंड हेंस यहाँ पे आपको किस तरह कॉम्प्लेक्स बनाओगे, आप इसको टेट्राहेड्रल नहीं बनाओगे, कैसा बनाओगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसलिए इसको जस्ट लेके आए थे। सिमिलरली ये वो है जो आप पूछ रहे थे कैंसर थेरेपी में जो यूज होता है, दिस इज, इसमें आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, सिस्प्लैटिन और ट्रांसप्लैटिन। दिस विल गो इनटू जो ज्योमेट्रिकल में अभी हमने देखा था, जो पहला केस था MA2B2 वाला। ठीक है, अच्छा, ये भी एक गिवन है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। इसका लॉजिक क्या है, सिंपली ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, H2PtCl6, क्या नाम है इसका, और क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। ये यूज होता है आपके मोल कॉन्सेप्ट के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ जगह ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, वहां पर भी ये शक्ल दिखाता है। तो ये वो इंसान है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट अगर देखें, वही चीज यहाँ लिख रखी है जो भी पॉइंट जस्ट आपको मेंशन करा, कि यही हैलोजन जो वीक फील्ड लिगेंड है, निकल +2 के साथ पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, sp3, पर प्लैटिनम के साथ वही इंसान क्या बनाएगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल ऐसे ये dsp2 करके यहाँ पे ये पेयरिंग कॉज कर देगा। नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स अगर आप देखो ये क्या है, अब कोबाल्ट के साथ अगर आप 3 ऑक्सिलेट ले रहे हो, ऑक्सिलेट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग या वीक, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड था वहां पे जो मेंशन करवाया था। लेकिन आपको एक ये सिचुएशन भी बता रखी थी क्लास में कि कोबाल्ट +3 जब होता है तो इट इज हाईली टेम्पटेड कि उसका जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पेयरिंग करा के उसको कैसा करवा ले इफेक्टिवली, T2G6, डायरेक्ट 6 भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं कि इंडिविजुअली डब्बों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड Eg, ठीक है, 0। इस तरीके से ये चीज की टेम्पटेशन होती है, तो वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वो बिहेव करवा देता है। तो यहाँ पे पेयरिंग करनी है। ठीक है, सिमिलरली आपके इसमें भी पेयरिंग करनी है कोबाल्ट के साथ अगर आप 6 अमोनिया ले रहे हो। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में जैसे आता भी है, यही सेम आयरन +3 के साथ ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है। पहली बात तो आयरन +3 है क्या, 3D5 है, ठीक है, तो उतनी CFSC भी नहीं प्रोड्यूस हो पाती है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है नीचे, -0.4 डेल्टा नॉट में, वहां खाली 5 है। ऊपर से एटॉमिक नंबर्स भी अगर आप देखो, आयरन इज 26, कोबाल्ट इज 27, उसमें ज्यादा प्रोटॉन्स भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ये कुछ रीजंस है, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करनी है। इन चीजों को, इस तरह की चीजों को शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, ये याद ही रखनी पड़ेंगी अल्टीमेटली। ठीक है, पर आयरन के नीचे नेक्स्ट कौन है, रुथेनियम आता है, ऑस्मियम आता है उसके नीचे, लेकिन नीचे के
आपके 4D 5D सीरीज में स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है अपने आप, तो यहाँ पे पेयरिंग करा देनी है। ठीक है, जो सेम लॉजिक जैसे हमने वहां यूज करा था कि निकल के साथ पेयरिंग नहीं हो रही है पर पैलेडियम प्लैटिनम के साथ हो रही है। ठीक है, तो आयरन के साथ नहीं हो रही है लेकिन आयरन के नीचे वाले रुथेनियम ऑस्मियम वगैरह के साथ हो रही है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट अगर देखें, अच्छा ये अगर आपको कंफ्यूजन आ जाए कभी, अब हमने इस्टेब्लिश करा कि 6 अमोनिया के साथ पेयरिंग करवा देनी है। ठीक है, जब भी सेंट्रल मेटल के ऊपर ये +3 चार्ज आ रहा है, सफिशिएंट चार्ज डेंसिटी आ रही है, और अमोनिया अगर संख्या में कितने प्रेजेंट है, 6, ज्यादा लिगेंड्स हैं तो ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, तो तब इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करवा के पेयरिंग करनी है। अब अगर 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन हो, तब भी आप कैलकुलेशन जो है सारा लॉजिक आप यही मान के चलोगे एज इफ 6 के 6 क्या थे, अमोनिया थे। तो ये चीज समझ आ रही है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में भी कुछ भी आपको इवेल्युएट अगर करना हो तो पेयरिंग कर देनी है। ठीक है, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, डिक्टेट वो कर रहा होता है इन दोनों में से भी रिलेटिवली जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उस पर ज्यादा डिपेंड कर रही होती है ओवरऑल डेल्टा नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो वो अमोनिया के बजाय पार्शली थोड़ा सा क्लोरीन होने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, पेयरिंग अभी भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो वैल्यूज हैं वो इनसे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, मैंगनीज के थोड़े कॉम्प्लेक्स आ रखे हैं जिनकी हमको आदत नहीं रहती है डे टू डे बेसिस पे देखने की, बिकॉज ये थोड़ी अनयूजुअल वाली कन्फिग्रेशन है मैंगनीज की। +3 हम मैंगनीज देखते हैं +2 में, +4 +6 +7 एक ये आ जाता है, +3 वाला हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा है जो वहां बनता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट ये ध्यान रखना है कि Mn+3 होता कैसा है कन्फिग्रेशन वाइज, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के साथ तो कोई डाउट ही नहीं था, पेयरिंग नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, चारों अनपेयर्ड होंगे, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखोगे तो किस तरीके से आएगा, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। यही अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अगर आप देखोगे तो पेयरिंग होगी। बस ये ध्यान रखना कि चारों इलेक्ट्रॉन पेयर मत करा देना पहले 2 डिब्बों में ऐसे 2-2 करके, ये नहीं होगा, यहाँ पे एक ही बार पेयरिंग होगी। ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन चाहिए कौन सी हमको, D2sp3। ठीक है, तो ये वाला डब्बा भी खाली करवा के कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब इस तरीके से रहेगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंट किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 2.82 बोर मैग्नेटॉन, इंडिकेटिंग आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना जस्ट। नेक्स्ट अगर हम सेट देखें, कॉपर +2 वाला, ये याद है क्लास में जो देखा था, कॉपर +2 की कन्फिग्रेशन होती कितनी है, D9 हो जाता है। थोड़ा अजीब सा है इसमें, तो इसमें करना क्या होता है, ये 3D 4s 4p, एंड कॉपर के खुद के 9 इलेक्ट्रॉन कैसे पोजिशनड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो आगे ट्रांसफर कर रखा होता है इस तरीके से। तो लिगेंड्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। एक बात ये, इस चीज का ध्यान रखना है। सेम गोज फॉर आपका ये जो स्पिट्जर सॉल्ट हम कह रहे थे, ये डीप ब्लू कलरेशन वाला आपका टेट्रामीन कॉपर। ठीक है, ये केस किसका है, यहाँ पे कॉपर कितने में है, ध्यान से अगर आप देखो, साइनाइड अगर सारे -1 में है तो, और बाहर -3 है, तो इसका मतलब कॉपर सिंपली किसमें है, +1 में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी आएंगे पर इसमें कुछ ओवर थिंक नहीं करना है, इट इज सिंपली आपका sp3, D10 है और वो sp3 टेट्राहेड्रल है, ये चीज समझ आ रही। नेक्स्ट अगर आप देखो, कंक्लूड इसको करते हुए, हाँ, H2 न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, वाटर सिंपली। अब लास्टली अगर देखें ये कुछ केसेस, ठीक है, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटी है इनके बीच में, हल्का हल्का सा ट्वीक करते जा रहे हैं इनको। पहले तो क्या है, 2 क्लोरीन और 2 EN। ठीक है, इसके टोटल आइसोमर, तो ये कुछ कंपाउंड्स है जो कॉमनली रिपीट होते हैं। कितने आइसोमर हैं टोटल, 3। लॉजिक क्या है उसके पीछे, एक तो आप बनाओगे जिसमें कि कैसे से आपका क्लोरीन्स ट्रांसपोजिशन पे है, ये आ रहा है समझ, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है,
प्लस जो यहाँ पे सिस फॉर्म है जो थोड़ी देर पहले ड्रॉ करा था वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसको कितनी बार गिनना पड़ेगा? 2 बार। तो टोटल कितने आइसोमर है? 3 आइसोमर। ठीक। ऐसी नेक्स्ट केस अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है और खाली 1 EN है। इसमें टोटल आइसोमर 4 होते हैं। लॉजिक भी देखो, इसको इस तरीके से 4 आइसोमर इसमें हम कह रहे हैं। एक तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हो, EN यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक बारी आप इसमें क्या कर सकते हो कि NH3 दोनों एक दूसरे से रिलेटिव कहाँ डाल दो? ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। ऐसी एक और ट्रांस वेरिएंट यहाँ पे क्या बन सकता है कि इस बार एक दूसरे से ऑपोजिट किसको रख दो? क्लोरीन्स को, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में लेकिन ये भी समझ आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टली बीचों बीच अगर आप इनको स्लाइस कर दो, ठीक है। लास्टली क्या ड्रॉ करना है कि एक मान लो NH3 इधर है तो दूसरी जगह NH3 मत लगाना, इन दोनों में से आप किसी भी जगह पे एक NH3 लगा सकते हो कि सिस हैं दोनों, ये अमोनिया और क्लोरीन एक दूसरे के आसपास में अपने सेम लिगेंड के साथ। ये वाले में लेकिन देखना आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको कितनी बार गिनना पड़ेगा? 2 बार। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, तो 1+1+4 2, ये है टोटल 4 का हिसाब। लास्टली ये देखें, अगर इसमें क्या है, एक NH3 है, एक Cl है और EN है 2 बार रिपीट, ठीक है। तो एक तो इसमें आप अगर इस तरीके से बनाते हो ट्रांसफॉर्म इसका, अगेन ये समझ आ रहा है, NH3 और Cl ऑपोजिट रख दो, EN को दोनों को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में डाल दो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से अगर आप इसको स्लाइस कर दो वर्टिकली तो ये एक आइसोमर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो, अब ये वाला याद है, हमेशा इश्यूज क्रिएट करता है जब EN एक ऐसे से पड़े होता है एंड आपका NH3 और Cl, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसको कितनी बार गिनना है? 2 बार, ठीक है। ट्रांस वाला एक ही बार। तो ये सब समझ आ गया, ठीक। लास्ट अगर देखें आपका NiDMg होल ट्वाइस, ये आपका क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में भी रहता है, निकल का आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट इस तरीके से। तो डाइमिथाइल ये ग्लाइऑक्साइम, इसको समझ लो पहले तो। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल देखा है हमने, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लाइकॉल देखा है, CH2OH, CH2OH। ग्लाइऑक्सिल में अगर आप देखो दोनों तरफ क्या, CHO पार्शली इसको हल्का ऑक्सीडाइज करके, अब दोनों तरफ से अगर आप ऑक्साइम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओ तो क्या बन जाता है? ग्लाइऑक्साइम। किस तरीके से दिखेगा ये? NOH NOH। तो ये समझ आ रहा है। इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें, ठीक है, हल्का सा आप क्या कर सकते हो, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर कभी आपको ये ऐसे दिख जाए, हाइड्रोजन अगर स्लाइटली लेस एसिडिक पोजीशन में मूव कर जाए, तो इट कैन आल्सो अपीयर एज, ठीक है, ये चीज हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन उधर आ जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, देखो प्रेसिपिटेट तो तब होगा जब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो, एंड निकल टू बिगिन विद यहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहता है? एज +2। तो दोनों DMG के ऊपर अगर एक एक यूनिट -1 चार्ज होगा
तब जाके ओवरऑल इस पे 0 होगा और ये बैठ पाएगा। कैसा रहता है ये? रोजी रेड। ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो इसलिए आप देखना ये ग्लाइकोजाइम को कंबाइन करते हैं निकल +2 के साथ अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, इसमें से एक एक जगह से इनके एसिडिक हाइड्रोजन उड़ाने होते हैं। फाइनली जो कॉम्प्लेक्स दिखेगा उसको इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना, निकल +2। ठीक है, अब ये काइलेटिंग लिगेंड्स हैं, इसको डोनेशन दे कौन रहे हैं? सारे नाइट्रोजन आइटम। ठीक है, एक बात तो ये सारे नाइट्रोजन आइटम। अब दो नाइट्रोजन आइटम के बीच में क्या है? दो कार्बन आइटम भी है, तो इस तरह से बना सकते हो। ये चीज आ रही है समझ? फिर आपका इस फॉर्म में अगर आप ये देखो, ठीक है, कार्बन के डबल बॉन्ड भी है नाइट्रोजन के साथ। अब जो एक एक वैलेंसी बची है कार्बन की, उसमें क्या लगा है? मिथाइल। दिस वाज सिंपली ग्लाइकोजाइम, ये अभी डाइमिथाइल नहीं करा था। यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? ये तो यहाँ पे एक एक ऐसे ये CH3 भी लगते जाएगा। अब देखो, जो अल्कलाइन मीडियम वाला मैं फंडा समझा रहा था, अब नाइट्रोजन पे क्या लगा छोड़ देना है? एक OH। एक तरफ OH लगा छोड़ देना है, एक तरफ उसका एसिडिक हाइड्रोजन एक उड़ा देना है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऐसे OH कर दिया तो नीचे में जस्ट O माइनस। बिकॉज सिमिलरली ऐसे सिमेट्रिकली अगर आप यहाँ से बनाओगे तो दिख रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाली दो रिंग्स भी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं इसी बहाने। तो ये टोटल ऐसे 4 रिंग बन रही है। और इस पोर्शन में अगर आप देखो, इट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू निकल, उस पे जो इमीडिएटली 4 आइटम आके डोनेशन दे रहे हैं। तो इसके साथ आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, सारी थ्योरी जो जो आपको रट के जानी है। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.